नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जहांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने संज्ञा बिंदु के बारे में चर्चा की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया बिंदु प्रारंभ करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो नया बिंदु है वो है सर्वनाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम बिंदु सबसे पहले चर्चा करें। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम, जिसमें सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब है काम आने वाले, अर्थात कह सकते हैं सभी के काम आने वाले कौन? सर्वनाम। यानी सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब काम आने वाले। बात करें सर्वनाम की परिभाषा की, तो परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करें संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, एक राजा था, वह जंगल में रहता था। देखो एक वाक्य लिखा है मैंने, एक राजा था वह जंगल में रहता था। तो यहाँ राजा शब्द अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। राजा शब्द है वो अपने आप में संज्ञा शब्द है, क्योंकि राजा जो शब्द है यहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। राजा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। परिभाषा क्या कह रही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो संज्ञा, राजा में संज्ञा है, मतलब राजा शब्द है जो अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, और एक राजा था वह, तो ये जो वह शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए जो ये वह शब्द है ये अपने आप में सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। तो इसलिए वह एक राजा था, वह जंगल में रहता था। तो और परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बात करें प्रकार की तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। जैसे 6 प्रकार का पता करेंगे। एक, पुरुष, निज प्रश्न के संबंध में, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय, अनिश्चय में फंस गया। यानी एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। तो यहां पुरुष से बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से जो बनाएंगे वो बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो एक नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से बना लेंगे निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न से बनाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध से बनाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से बनाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय से बना लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार का पता करने के लिए हम एक साधारण सी ट्रिक का सहारा लेंगे।
एक पुरुष निज प्रसन्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। इसके बाद में सर्वनाम के 6 प्रकार और सर्वनाम शब्दों की बात करें तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और सर्वनाम शब्दों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 और प्रकार 6 होते हैं। ये विशेष ध्यान रखें, सर्वनाम शब्दों की संख्या तो 11 होती है और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार पता करने के लिए हमने एक साधारण सी ट्रिक का सहारा लिया। एक पुरुष निज प्रसन्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया और हमने पुरुष से बनाया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय निज से बनाया निजवाचक सर्वनाम, प्रसन्न से बनाया प्रसन्नवाचक सर्वनाम और संबंध से बनाया संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से बनाया निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से बना लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद चर्चा करें तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन से होंगे? इसमें होगा मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों हम 6 प्रकार में एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। एक नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है परिभाषा का, यानी वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होंगे या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्त्री और पुरुष के लिए है, पुरुष जाति के लिए नामों के लिए करते हैं, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले एक नंबर की बात करें, उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सर्वनाम के 6 प्रकारों में हम एक नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार या 3 उपभेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, नंबर 2 पे मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग सदैव वक्ता के लिए किया जाता है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को। और मध्यम पुरुष का जो प्रयोग है वो हमेशा श्रोता के लिए किया जाता है। और श्रोता का जो मतलब होता है वो होता है सुनने वाले के लिए। बात करें नंबर 3 की, तो अन्य पुरुष का प्रयोग तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कोई वक्ता और श्रोता के अलावा जो बच गए से उनके लिए होता है। बात करें उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा वो होता है प्रिय विद्यार्थियों मैं। और मैं से हम बना सकते हैं जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमको, हमसे आदि सर्वनाम शब्द हम बना सकते हैं उत्तम पुरुष के लिए। फिर मध्यम पुरुष में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तुम। तुमसे बना सकते हैं हम तू, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप, आपका, आपसे, आपके लिए। इन सब जो सर्वनाम शब्द हैं इनका प्रयोग हम करेंगे मध्यम पुरुष के लिए। कौन से सर्वनाम के लिए? मध्यम पुरुष के लिए। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों बात करें अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो होगा वे। और यहां आपका भी प्रयोग होता है, जो हम कक्षा समाप्त होने के बाद कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे
उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रयोग किन किन 3 सर्वनामों के साथ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का वक्ता के लिए प्रयोग होता है, इसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। मध्यम पुरुष का जो प्रयोग होता है वो श्रोता के लिए होता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे तुम, तू, तेरा, तुझे, आप, आपको, आपसे आदि सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। अन्य पुरुष का प्रयोग वक्ता और श्रोता के अलावा जो शेष बच गए उनके लिए होता है, और इसमें जो सर्वनाम शब्द होंगे वे, आप आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा। बात जैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो इस हिसाब से होगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और रेखांकित कर देगा कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां जो सर्वनाम माना जाएगा वो होगा उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में ऑप्शन में नहीं हो विकल्प में, तो उत्तम, मध्यम, अन्य में ये तीनों जो प्रकार हैं ये होते हैं पुरुषवाचक के। तो इनमें मैं पढ़ा रहा हूं, रेखांकित करें मैं में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो यह हमारा जो सही उत्तर होगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी प्रकार की बात करें तो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। इसके बाद चर्चा करते हैं अगले भेद की ओर। विद्यार्थियों नंबर 2 पे जो सर्वनाम का अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक नाम से पता चल रहा है परिभाषा का कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध करवाए। किसी व्यक्ति यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध करवाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो 2 सर्वनाम होंगे, एक तो यह, एक वह। 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है निश्चयवाचक में, यह और वह। यह का प्रयोग होता है प्रिय विद्यार्थियों निकटता के लिए, और वह का जो प्रयोग सदैव होता है दूरी के लिए। दोनों निश्चितता का बोध करवाएंगे, चाहे निकटता के लिए हो चाहे दूरी के लिए हो, दोनों ही निश्चितता का बोध करवाएंगे। लेकिन यह का प्रयोग निकटता के लिए, वह का प्रयोग दूरी के लिए। उदाहरण से समझने की कोशिश करें, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। रेखांकित कर दे यह शब्द को कि बताइए यह रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यहां यह शब्द होगा निश्चयवाचक में। और आपको उदाहरण से समझ में आ रहा होगा कि यह का प्रयोग निश्चितता के साथ साथ निकटता के लिए भी हो रहा है। बात करें वह का प्रयोग, तो वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो वह का प्रयोग दूरी का और दूरी के साथ साथ निश्चितता का भी बोध करवाता है। इसी प्रकार चर्चा करेंगे अगले। तो इसके अलावा चर्चा करते हैं नंबर 3 प्रकार की, यानी जो सर्वनाम का 3रा प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो है वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित वे सर्वनाम शब्द
जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं करवाते। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आएंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कोई, एक होता है कुछ। दोनों ही सर्वनाम शब्द अनिश्चितता का बोध करवाएंगे। बात करें उदाहरण की से, जैसे छत पर कोई बैठा है। उदाहरण से समझेंगे। छत पर कोई बैठा है रेखांकित करेगा कोई शब्द को। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का उदाहरण देखते हैं। रास्ते में कुछ खा लेना। रास्ते में कुछ खा लेना रेखांकित करेगा कुछ शब्द को। रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अनिश्चितता के साथ साथ यहाँ कोई शब्द और कुछ शब्द दोनों में एक विशेष अंतर का बोध होता है। जैसे कोई शब्द अपने आप में सजीवता का बोध करवाता है। कोई शब्द यहाँ सजीवता के लिए प्रकट होता है, बोध करवाएगा। और जो कुछ शब्द है ये अपने आप में निर्जीवता का बोध करवाता है। यानी कोई शब्द सजीवता का और कुछ शब्द है ये निर्जीवता का बोध करवाता है। अनिश्चितता का तो करवाएंगे। अनिश्चितता के साथ साथ सजीवता और निर्जीवता का भी बोध ये करवाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक जो सर्वनाम शब्द है वो और जोड़ा गया है, जो है किसी। यानी किसी सर्वनाम का प्रयोग भी अधिकांशतः परीक्षाओं में किया जाता है। किसी, तो किसी शब्द का जो प्रयोग है ये भी सजीवता के लिए होता है। ये सजीवता या मैं कहूँ प्राणीवाचक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे। किसी ने आपको बाहर बुलाया है। किसी ने आपको बाहर बुलाया है रेखांकित कर देगा किसी शब्द में। बताइए कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम के तीसरे प्रकार का। हम तीसरे प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और तीसरे प्रकार में या तीसरे प्रकार की जो परिभाषा होती है वो है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं करवाते। अगर निश्चितता का बोध करवाएंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे और निश्चितता का बोध नहीं करवाएंगे तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। निश्चयवाचक में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो यह का, एक वह का। यह का प्रयोग निकटता के लिए और वह का प्रयोग दूरी के लिए। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक में दो सर्वनाम शब्दों का होता है, आजकल तीन का किया जाता है, तो एक किसी को और जोड़ दिया गया है। किसी सर्वनाम शब्द को और जोड़ दिया गया है, चाहे किसी हो चाहे कोई हो, दोनों का यानी कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी और किसी का प्रयोग भी दोनों का सजीवता के लिए या प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। कुछ का प्रयोग सदैव निर्जीवता के लिए या वस्तुवाचक के लिए किया जाता है। सर्वनाम का जो चौथा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो होगी वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात या प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात या प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
और हम सर्वनाम के चौथे प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो सबसे मोटी विशेषता होती है या जो पहचान होती है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही जैसे इसकी विशेषता होती है कि इसमें ऐसे वाक्यों में किसी बात या प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसके अंतर्गत दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो कौन और एक क्या। कौन का प्रयोग प्रिय विद्यार्थी वही सजीवता के लिए, और क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीवता के लिए किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपके साथ है कौन आया है, आपके साथ कौन आया है। रेखांकित करेगा कौन शब्द को कि आपके साथ कौन आया है। रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो अगला प्रकार या अगला जो उदाहरण है वो है क्या से। आप नाश्ते में क्या लेंगे, आप नाश्ते में क्या लेंगे। रेखांकित करेगा क्या शब्द को और वही प्रश्न पूछेगा कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की विशेषता है कि प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होंगे उनके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा और किसी बात या प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाएंगे। इसके अंतर्गत कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाक्य बनेगा आपके साथ कौन आया है, रेखांकित कौन शब्द को करेंगे। क्या का जो उदाहरण बनेगा, ये क्या से जो प्रश्न बनेगा वो होगा नाश्ते में क्या लेंगे, तो आपका नाम क्या है। तो ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा। क्या करेंगे। जो सर्वनाम का पांचवा प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा क्या होगी। वे सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध करवाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध करवाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक में जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा आप स्वयं, स्वतः, खुद, यानी अपनेपन का बोध करवाएंगे। अपनेपन का जो बोध करवाएंगे वे सर्वनाम शब्द होते हैं आप, स्वयं, स्वतः, खुद। उदाहरण से समझेंगे। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। रेखांकित करेगा स्वयं शब्द को और रेखांकित ना भी करे, प्रश्न हो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो यहाँ अपनेपन का बोध हो रहा है, इस वाक्य में अपनेपन का बोध हो रहा है। तो यहाँ जो सर्वनाम माना जाएगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं, स्वतः, खुद। और इसकी जो परिभाषा है जो सबसे मोटी जो पहचान होगी वो होती है इसमें वे सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध करवाते हैं तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, मैं खुद ही यह कार्य कर लूंगा, मैं विद्यालय अपने आप ही चला जाऊंगा। अनेक उदाहरण होंगे। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों अगले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम का जो अंतिम प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंध से समझ में आ रहा है या संबंध से प्रतीत हो रहा है कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताएंगे। परिभाषा क्या होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं या प्रबोध करवाते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक में जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो जो, एक होता है सो। जो से बनाते हैं जिसका, सो से उसका, जो से बना लेते हैं जिसकी, सो से बनाते हैं हम जी है उसकी। तो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जो करेगा सो भरेगा, यानी वे सर्वनाम शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी एक वाक्य हो जाएगा जो करेगा, दूसरा हो जाएगा सो भरेगा, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे अगला उदाहरण देखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो रहा है तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमने सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े, यानी 6 प्रकार पढ़े। एक बार मैं आपको पुनः दोहरान करवा देता हूँ कि सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम। और सर्वनाम की जो परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार और सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। जैसे सर्वनाम के 6 प्रकार का पता करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक का सहारा लिया कि एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। इसके अलावा हमने 6 सर्वनाम शब्दों के बारे में चर्चा की और फिर हमने एक प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थी, हमने देखा कि आप शब्द, जो आप सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग हमने 3 जगह किया, यानी 3 सर्वनाम प्रकार, 3 जो सर्वनाम के प्रकार हमने पढ़े वहां हमने आप शब्द का प्रयोग किया है। तो एक बार ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें कि जैसे हमने आप शब्द का प्रयोग एक तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में किया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, यहां लिख देता हूं मैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आपका प्रयोग किया। एक हमने किया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां हमने आप शब्द का प्रयोग किया। एक हमने किया निजवाचक सर्वनाम, यहां हमने आप शब्द का प्रयोग किया। कुल मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3 सर्वनामों के अंतर्गत आप शब्द का प्रयोग किया है। तथ्य नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसकी जो परिभाषा होती है कि अगर आप शब्द का प्रयोग आदर या सम्मान के लिए किया जाए, यह आप शब्द का प्रयोग आदर या सम्मान के लिए किया जाए तो वहां जो सर्वनाम माना जाएगा वो माना जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से समझने की कोशिश करें, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर या सम्मान के लिए होता है तो वहां पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे उदाहरण से समझें, आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए और रेखांकित कर दिया आप शब्द को, और फिर पूछे कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ, और आपको विकल्प ये तीनों देखने को मिले। तो यहाँ आदर व सम्मान की बात हो रही है तो हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 2 के बारे में चर्चा करें तो यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में किया जाए, फिर से समझने की कोशिश करना, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी भारत के
प्रधानमंत्री हैं, आप एक मितव्ययी प्रशासक भी हैं। आप एक मितव्ययी प्रशासक भी हो, रेखांकित कर दिया आप शब्द को। तो ऐसी स्थिति में हमारा सही उत्तर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 3 है, उसकी जो डेफिनेशन जो परिभाषा है वो है कि यदि आप शब्द का प्रयोग अपनेपन के लिए किया जाए, फिर से सुनना, यदि आप शब्द का प्रयोग अपनेपन के लिए किया जाए तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। यदि आप शब्द का प्रयोग अपनेपन की भावना के अर्थ में किया जाए तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। उदाहरण से समझना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, रेखांकित करेगा आप शब्द को, और हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम। तो ये था, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुझे उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी प्रश्न को या किसी तथ्य को लेकर कुछ डाउट या शंका है तो हमें अवश्य कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।